ठीक है, तो आज हम लोगों का नया टॉपिक है, जब हम लोगों ने ज्वालामुखी कंप्लीट कर लिया था। आज हम भूकंप की बात करेंगे। भूकंप की बात करेंगे। भूकंप क्या करते हैं? अर्थक्वेक। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। भूकंप जैसे कि आप जानते होंगे, बेसिक तरफ से जैसा कि आपने देखा है कि जो ज्वालामुखी होता है जहाँ आता है वहाँ पर भूकंप भी आता है। ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी जब निकलता है तो तोड़ के ही निकलता है, धरातल के पटल को तोड़ता ही है, चाहे वो उसके अंदर क्रैक दरारी वाला हो चाहे ब्लास्ट वाला हो, है ना। केंद्रीय उद्वेलन हो चाहे दरारी उद्वेलन हो, तो ब्लास्ट होता है और उस स्थिति में भूकंप आता है। भूकंप आता क्या है कि मतलब भूकंप का जो जहाँ पर कोई प्लेट डिस्टर्ब होती है, चाहे विनाशात्मक हो चाहे रचनात्मक हो, तो वहाँ पर ये होता कहाँ है? प्लेट कहाँ होती है? जमीन के अंदर होती है, भूपटपट्टी के नीचे वाले हिस्से। तो हमेशा भूकंप का जो केंद्र होगा, जिसे फोकस कहते हैं हम लोग, वो हमेशा धरातल के नीचे होगा, कुछ किलोमीटर की गहराई पर। वो 1-2-4 किलोमीटर भी हो सकता है और वो 10-5 किलोमीटर भी हो सकता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जमीन के अंदर। तो उसे क्या कहेंगे? जहाँ पर जैसे कोई प्लेट और एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा गई तो वो ज़मीन के अंदर ही टकराई, क्योंकि प्लेट तो ऊपर होती नहीं है, तो प्लेटें जो भी करेंगी नीचे ही करेंगी। तो जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे को डिस्टर्ब करती वो होता है भूकंप केंद्र होता है या फोकस, आप ऐसा समझिएगा, उसको फोकस कहते हैं। और धरातल पर जब अंदर कोई डिस्टर्बेंस होता है और धरातल पर यानी भूपटपट्टी पे सबसे पहले जिस जगह पर पता चलता है वो एपिसेंटर होता है। तो 2 शब्द याद रखिएगा, क्योंकि अभी सब सुनेंगे शब्द तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है कहीं पे। तो फोकस अंदर होता है जमीन के, और एपिसेंटर जो होता है वो धरातल पे पहली बार जहाँ महसूस होता है। जैसे महसूस होना और होना दोनों दो बातें। जैसे जमीन के अंदर होगा तो महसूस कैसे होगा? वहाँ जब कोई होगा इंसान तब तो महसूस होगा। धरातल पर जो सबसे पहले जहाँ पर महसूस किया जाता है, फील होता है भूकंप, वो क्या होता है? एपिसेंटर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। फिर हम लोगों का आएगा यहाँ पर, इसे भूकंप केंद्र कहेंगे, और भूकंप मूल जो होगा वो फोकस होगा, और भूकंप केंद्र जो होगा या अधिक केंद्र जिसे कहेंगे वो एपिसेंटर होगा। आइए बात करते हैं मित्रों, भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर, नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में, नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। भूकंप कैसे कैसे आता है दोस्तों? भूकंप आने के क्या कारण हो सकते हैं? एक तो मानव के द्वारा लगता है और दूसरा प्रकृति के द्वारा होता है। भूकंप 2 तरह से होते हैं, एक तो मानव निर्मित होता है और दूसरा, जैसे मान लो आपने कोई बड़ा परमाणु ब्लास्ट कर दिया तो उससे भी भूकंप आ जाएगा, है ना। कभी कभी आप लोग देखते होंगे हिमालयी क्षेत्रों में बड़े बड़े डैमों का निर्माण कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है? बहुत बड़े मात्रा में पानी का कलेक्शन हो जाता है। जैसे टिहरी बांध आपने सुना है? टिहरी बांध कहाँ पड़ता है? टिहरी डिस्ट्रिक्ट ही है। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि टिहरी जनपद जो हुआ करता था, पहले का जो मुख्यालय हुआ करता था, वो सब डूब गया है उसमें।
और अब नए जनपद का फिर नए जिलों का गठन किया गया है। तो ये तो बात ऐसे ही जनरल सी आपके पास है। लेकिन वहाँ पर जो पानी का संग्रह हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से ग्रामीण बस्तियों का वहाँ से प्लान करवाना पड़ा, क्योंकि पानी वहाँ डैम बन रहा था। तो अब जब डैम बनेगा तो पानी का बहुत बड़ी मात्रा में कलेक्शन होगा, और ये हमेशा हम जो भी पहाड़ी क्षेत्र होंगे उन्हीं क्षेत्रों में बनता है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों बनाया जाता है डैम, मैदानी क्षेत्रों में डैम वगैरह क्यों नहीं बनाए जाते हैं, या बड़े बड़े बांध क्यों नहीं बनाए, बांध मतलब तो डैम से ही बांध निकल के आएगा। और उसके दो कारण हैं। एक तो बांध वगैरह बनाए जाते हैं तो ऊंचाई पे रहते हैं, ऊंचाई पे रहने पे आपको क्या होता है, ऊंचाई पर जब रहेंगे तो वहाँ से नहरें कहीं भी निकाली जा सकती हैं। ऊंचाई पे रहने पे नहरें किसी भी तरफ निकाली जा सकती हैं। मैदानी क्षेत्र से पानी केवल उससे नीचे वाले हिस्से में जाएगा, ऊपर वाले हिस्से में पानी नहीं जा पाएगा। तो जो नहरें बड़े बड़े डैम जो बनाए जाते हैं तो वो पहाड़ियों के बीच में सारे बनाए जाते हैं कि जैसे दो पहाड़ियों के बीच का ऊंचा हिस्सा है, बीच में से नदी प्रवाहित हो रही है, उसको अगर बांध दिया जाए तो पानी का कलेक्शन बड़े पैमाने पर हो जाएगा, और पानी का जब संग्रह हो जाएगा तो उससे विद्युत उत्पादन की जा सकती है, और नहरों के माध्यम से पानी किसी और जगह पर भी प्रसारित किया जा सकता है। तो उस स्थिति में क्या बहुत बड़ी मात्रा में पानी का वहाँ से जब संग्रह हो जाएगा तो एक बड़ी झील का निर्माण हो जाएगा, जो कि झील कृत्रिम होगी, और कृत्रिम झील होगी तो बहुत बड़ा वजन पृथ्वी के हिस्से पे पड़ जाएगा, और पृथ्वी के हिस्से पे बहुत बड़ा वजन जब आ जाएगा वो भी अप्राकृतिक रूप से, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होना स्वाभाविक सी बात है। और हिमालय वगैरह तो आप जानते हैं भूकंप प्रभावित क्षेत्र वैसे ही है। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो पहले से ही डामाडोल कर रहा है अपने आप में, ऊपर से और आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, उस स्थिति में उसके विनाश होने के, नुकसान होने के बहुत बड़े चांसेस बन सकते हैं उसमें। ठीक है, तो एक बड़ा कारण इसका ये भी है। तो आइए थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। चलो, भूकंप प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से हो सकता है। शांति से साइड हो जाएगा बेटा, इधर कर लेंगे आप लोग। निम्नलिखित कारणों से हो सकते हैं। कुछ प्रमुख कारण निम्नवत हैं, कुछ प्रमुख कारण निम्नवत हैं, जैसे ज्वालामुखी क्रिया, भूत ज्वालामुखी क्रिया। दूसरा है प्लेटों की गतिशीलता, प्लेटों की गतिशीलता। नेक्स्ट है वलन तथा भ्रंशन, वलन तथा भ्रंशन। भूसंतुलन से संबंधित समायोजन, भूसंतुलन से संबंधित समायोजन। भूसंतुलन से संबंधित समायोजन। नेक्स्ट है बेटा भूपटल यानी कि क्रस्ट, भूपटल ऑब्लिक क्रस्ट का संकुचित होना, भूपटल ऑब्लिक क्रस्ट का संकुचित होना। अभियांत्रिक गैसों की मात्रा में वृद्धि, अभियांत्रिक गैसों की मात्रा में वृद्धि। जलीय भार, जलीय भार वही जो आपको बताया मैंने, डैम वगैरह बना देंगे तो जल का वेट बढ़ जाएगा ना। जलीय भार, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। इधर से आओ विनय, यहाँ घूर्णन। अणुबमों का परीक्षण एवं विस्फोट, अणुबमों का परीक्षण एवं विस्फोट।
चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बच्चों। ये तो बात हो गई कि भूकंप के कारण क्या होते हैं, ठीक है। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय लहरों का, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके, सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापन या अंकन करके अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, भूकंप विज्ञान कहलाता है, भूकंप विज्ञान कहलाता है। भूकंप विज्ञान कहलाता है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है, जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल, ठीक है, जिसे हम भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो सेंटर होता है गहराई में, ये आपकी जो परपट्टी है, और जो जमीन के अंदर वाले हिस्से में कहीं पर गहराई पर होता है, तो इसी को ही कहते हैं आप क्या, भूकंप मूल या भूकंप फोकस कहते हैं। और ये जो हिस्सा होगा जहां पर होगा इसे एपिसेंटर कहेंगे आप, ठीक है, या अधिकेंद्र उसे कहेंगे, ठीक है, जिसे हम भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। तथा जहां पर भूकंपीय लहरों का अनुभव तथा जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र, एपिसेंटर, एपिसेंटर याद है। एपिसेंटर हिंदी में भी कभी आ जाता है, भूकंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। तो जहाँ पर ये भैया धरातल है आपका, यहीं पर ही वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे सब कुछ इसी पे है, ये आपका हाँ। तो जहाँ पर सबसे पहले महसूस होगा तो एपिसेंटर होगा या भूकंप केंद्र कहलाएगा। और भूकंप मूल जमीन के अंदर मूल होगा और केंद्र है ना। तो जैसे मान लो, अगर मान लो कहीं पे किसी ऐसी जगह को ले लो आप, जैसे मान लो ये सेंटर है आपका, ये आपका यहाँ पर सबसे पहले महसूस हुआ, तो ये होगा क्या, भूकंप के। मान लो आपके जहाँ प्रांगण में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा प्रांगण है, यहाँ पर आप मान लीजिए कि भूकंप महसूस हुआ सबसे पहले, तो यहाँ महसूस होगा, ये एपिसेंटर हो जाएगा या भूकंप केंद्र हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये भूकंप का केंद्र होगा तो बहुत दूर तक जाएगा, काफ़ी दूर तक, कुछ किलोमीटर तक इसका एरिया होगा ना यहाँ से, और धरातल के अंदर होगा तो क्या होगा, फोकस होगा, मूल होगा इसकी जमीन के अंदर। महसूस सबसे पहले हुआ अपने ग्राउंड में महसूस हुआ, और यहाँ से जब होगा तो कई बार किलोमीटर तक का एरिया इफेक्टिव करेगा। जैसा वो भूकंप छोटा है, बड़ा है, कितना शक्तिशाली है, तो पता चलेगा कई किलोमीटर तक, 10-10, 20-20, 100-200 किलोमीटर तक इसका इफेक्ट जा सकता है ना। जितना भूकंप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा डिस्टर्बेंस। भूकंप जब भी आता है दोस्तों, डिस्टर्बेंस से ही आता है, डिस्टर्बेंस। और डिस्टर्बेंस के कारण मैंने आपको भी लिखा है, 7-8-9 कारण मैंने लिखा है आपको, ये कारण आपके हैं
जब भी बैलेंस बिगड़ जाएगा इस अर्थ का, इस प्लेटों का डिस्टर्बेंस जब भी बैलेंस बिगड़ेगा तो भूकंप आना निश्चित सी बात है। और डिस्टर्बेंस से ही ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। किसी भी तरह का इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है तो ज्वालामुखी उससे होते हैं, और जब डिस्टर्बेंस होगा तो ही भूकंप आपके आएगा। तो आप समझ गए होंगे भूकंप मूल क्या होता है, भूकंप केंद्र क्या होता है। मूल जो है उसे फोकस कहते हैं इंग्लिश में, और वो धरातल के अंदर होता है, और जो भूकंप केंद्र होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं, वो जो कि धरातल है ना। इससे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं केंद्र कहाँ है मूल कहाँ है। तो केंद्र को अक्सर मूल बना देते हैं, मूल को अक्सर केंद्र बना देते हैं। तो सबसे केंद्र और मूल में जो कंफ्यूजन आपको हो उसको आप सीधे फोकस और एपिसेंटर ऐसे याद कर लीजिएगा कि एपिसेंटर ऊपर होता है, धरातल के ऊपर जहाँ पहले महसूस होता है, फोकस जो है सेंटर में होता है, यानी कि मिट्टी के जमीन के अंदर होता है, ठीक है। और अगर मूल याद है और केंद्र तो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे मोस्टली लोग भूल जाते हैं बार बार कि केंद्र कौन है मूल क्या है। केंद्र मूल को केंद्र बना लेते हैं, केंद्र को मूल बना लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, आइए आगे दोस्तों देखते हैं। भूकंप के दौरान पहला चेंज कर लीजिएगा। भूकंप के दौरान भूकंप मूल से ऊर्जा विमुक्त होती है। भूकंप केंद्र के दौरान भूकंप मूल से ऊर्जा क्या होगी? तो क्या होगा भाई, क्या बताया मैंने कि भूकंप के दौरान भूकंप मूल से ऊर्जा विमुक्त होती है। तो मूल मतलब क्या हुआ? फोकस। फोकस मूल से क्या होता है, ऊर्जा कहाँ से निकलती है दोस्तों? जहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा वहाँ से ऊर्जा निकलेगी। हड्डी अंदर टूटती है तो महसूस ऊपर होता है कि नहीं? हाँ मतलब कहाँ होता है? टूटती हड्डी क्रैक्स होते हैं तो कहाँ होते हैं? अंदर होते हैं। दर्द अंदर होता है, मशीन अंदर डिस्टर्बेंस होती है, दर्द ऊपर होता है। समझ रहे बात को? तो अंदर जब भी कोई चट्टान टूटेगी तो फील कहाँ होगा? उसके ऊपर रहने वाले लोगों के ऊपर होगा, है ना। जैसे टूटा अंदर होता है, ऊपर से अगर कोई टच करे तो क्या करते हैं? अरे बस मत छुओ, और दर्द मेरे अंदर है, मैं जान रहा हूँ उसको। तो वो अंदर की बात होती है। फोकस जो है अंदर को डिस्टर्ब कर देता है, तोड़ देता है चट्टानों को, तो एपिसेंटर प्रभावित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो भूकंप के दौरान भूकंप मूल से ऊर्जा विमुक्त होती है, उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा, प्रत्यास्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या कहते हैं उसे? प्रत्यास्थ ऊर्जा, इलास्टिक एनर्जी कहते हैं, ELA, इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी इलास्टिक एनर्जी है, ठीक है। तो प्रत्यास्थ ऊर्जा कहाँ से कम निकलती है दोस्तों? जब भूकंप आता है तो वहां से जो ऊर्जा विमुक्त होती है, कौन सी ऊर्जा विमुक्त होती है? प्रत्यास्थ ऊर्जा है, इलास्टिक एनर्जी विमुक्त होती है, ठीक। फोकस से कहाँ से निकलेगा? फोकस से इलास्टिक एनर्जी प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है। इन लहरों को भूकंपीय लहरें, इन लहरों को भूकंपीय लहरें जिसे सिस्मोवेव्स कहते हैं, सेस्मिक वेव, सिस्मिक या सेस्मिक वेव। अब सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, इस नाते इसमें कौन सी वेव कहेंगे दोस्तों? सिस्मिक वेव कहेंगे, सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। अब सिस्मिक वेव के नाते ध्यान समझो, सिस्मिक वेव के नाते ही जो यंत्र नापता है सिस्मिक वेव को, जो सिस्मोग्राफ है, वेव कौन सी निकलती है? सिस्मिक वेव होती है, तो उसको नापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ, यानी कि वो ग्राफ पे दिखाएगा कि सिस्मिक वेव क्या है। सोचिए हम आप उनकी पढ़ाई में चीज़ें नहीं कर पाते, जो वैज्ञानिक हैं, आप ही लोगों में से कोई वैज्ञानिक हो सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि गहरी गहरी बातें सोच लेते हैं, बता देते हैं। यहाँ अपने कैरियर के बारे में ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, करना है ना। ये लोग ना होते तो सृष्टि में अच्छी चीज़ें नहीं होती, है ना। कुछ लोग सिर्फ होते थे पागल, जिसे हम पागल कहते हैं, एक्चुअली वही डॉक्टर और वही इंजीनियर और वही एक तरह से कहिए कि वैज्ञानिक वगैरह बनते हैं, है ना, जिनको दुनिया में एकदम बिल्कुल पैशनेट होते हैं। तो वो पता चलता है क्या, दिमाग की उन बारीक नसों को भी ऑपरेट कर लेते हैं, है ना। वो देश दुनिया से मतलब वो
समाज के लिए एक बहुत पुनीत कार्य करते रहते हैं। जो आप लोगों ने देखा होगा न्यूरो वगैरह के जो डॉक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम लगता है आपको उनका बर्ताव जो होता है वो बहुत इरिटेटिंग होता है, लेकिन वो चूँकि इतना उसी में ही डूबे रहते हैं तो जैसे कि एक बारीक बारीक नसों को पढ़ लेते हैं, इतनी छोटी सी बारीक बारीक नसें। हम लोग मोटी नसें नहीं पढ़ पाते, हाथ में कितनी नसें हैं, एक के अलावा दूसरा भी नहीं मिलता है जब तक कोई विशेषज्ञ ना होता है। ये साइड वाली नस या हड्डी है ना, तो वो सब पढ़ते हैं, तो हमको भी ऐसे ही कर लेना चाहिए। आइए, भूकंप के दौरान पृथ्वी से कई तरह की लहरें कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को भूकंपीय लहरें यानी कि सिस्मिक वेव कहा जाता है, कहते हैं। मुख्य रूप से भूकंपीय लहरें 3 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से लहरें 3 प्रकार की होती हैं। उनकी बात तो हम लोगों ने पिछली बार कुछ की थी। हाँ, तो आपको क्या दिक्कत है? हम लोगों ने आगे चलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है ना प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लॉन्ग वेव पढ़ा है लोगों ने। तो बस वही चीजें हैं। तो प्राथमिक वेव को क्या कहते हैं दोस्तों? कौन से वेव के नाम से जाना जाता है? अनुप्रस्थ के अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। प्राथमिक तरंगों को अनुदैर्घ्य कहते हैं और सेकेंडरी वेव को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ऐसे ही उसका वर्णन क्या करेंगे, मेरा नहीं, आप लोग अपना करेंगे तो मेरा अपने आप करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो भैया यस पी जी पढ़ लिया है, पी एस पढ़ लिया है और पी स्टार एस स्टार भी पढ़ लिया है। तो जरा हमको बता दो कि पी क्या है और एस क्या है और पी एस क्या है? पी एस, फिर इसके बाद पी जी एस जी और पी स्टार यस स्टार। इसके बारे में बताओ, कौन सी चलती, कौन सी चलती है, क्या कहो? सबसे तेज तेज बताओ, ये कौन कौन से माध्यम में चलती है? ये कहाँ नहीं चलेगी? ड्रॉ में नहीं बाबा, नहीं, ये नहीं चलेगी। बाकी चलिए। और ऐसे देखो, हमेशा ज़्यादातर दिखता आपको एक ठोस ड्रॉ में दिखता है, गैस में कहाँ दिखेगा? मतलब नीचे में गैस होगा तो उसमें भी आपको जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ठोस ड्रॉ की मूल बात यहाँ पे ठोस ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे तेज वेव यही है चलने वाली, और इसके बाद में स्टार है, फिर इसके बाद में है ना, ये चीज इसमें भी है, यस है, यस स्टार है, यस ही पढ़े थे ना। चलो अब चलो ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब देखिए भूकंप की छाया क्षेत्र में लिखवा दे रहा हूँ सीधे यहाँ पे, है ना। देखिए भूकंप की छाया क्षेत्र, तो आप जानते हैं भाई टी तरंगों के बारे में, यस तरंगों के बारे में। एल जो है सरफेस पे चलती है, धरातल के ऊपर ऊपर चलती है ना। और जो लॉन्ग वेव है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है ना, सबसे ज़्यादा लंबा एरिया कवर करती है। तो विनाश लाने वाले धरातल पर एल वेव सी आपकी हैं, धरातलीय वेव जिन्हें कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमको क्षति पहुंचाती है ना। लेकिन हम लोग देखने चल रहे हैं कि भूकंप पढ़ रहे हैं तो हम लोग ऊपर की चीज़ नहीं पढ़ेंगे, अंदर की चीज़ पढ़ेंगे, अंदर से क्या हो रहा है, क्योंकि भूकंप अंदर ही आता है ना। फिर उसके बाद में ऊपर का तो आउटपुट है, जैसे मैंने कहा अंदर हड्डी टूट जाए तो आउटपुट ऊपर ही आता है, दर्द होता है हाथ। आप क्या कहते हैं, हाथ नहीं उठ रहा है, जबकि हाथ थोड़ा टूटा है, हाथ की एक हड्डी टूटी है ना। तो इंटरनल होने के कारण से भी ऊपर एक्सटर्नल दिखता है। उसी तरह से हमारे जब धरातल का अंदर का कोई प्लेट, कोई किनारा, कोई हिस्सा टूट जाएगा किन्हीं कारणों से, तो क्या होगा, ऊपर ही उसका आउटपुट दिखाई देगा। तो यहाँ पर अब चूँकि अब बात जब ये चल रही है तो अंदर की वेव के बारे में बात होगी कि अंदर कौन कौन सी वेव चलती हैं। तो पी और एस ही चलती हैं, द्रव में केवल एस नहीं चलती है, बाकी पी चलती है ना। चलो भाई और बात कर लेते हैं कुछ और थोड़ा सा। कुछ भूकंपीय तरंगे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे जहाँ पर जो है भूकंपीय तरंगे, दोनों तरंगे नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। जैसे 105 डिग्री से लेकर के जहाँ पर भूकंप का मूल है वहाँ से लेकर के 105 डिग्री, या आप कहिए कि एपिसेंटर से लेकर के
105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री का हिस्सा जो होता है उसमें दोनों तरंगे दिखाई नहीं देती हैं, न पी न एस। तो कुछ ऐसे ही क्षेत्र है, मतलब किन क्षेत्रों में पी और एस दोनों तरंगे नहीं दिखाई देती हैं, मतलब उनका अंकन नहीं हो पाता है। और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसी एक तरंग का मापन हो पाता है, पी का मापन होता है और एस का मापन नहीं हो पाता है। तो उसी को ही कहते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। लिखिए आपको भूकंपीय छाया क्षेत्र ग्रहित कर लीजिए। भूकंपीय छाया क्षेत्र सेडान जोन इसे कहेंगे। कि इसमें लिखना चाहो तो लिख दो। शैडो जोन या शैडाउन जोन कह सकते हैं। शैडो से छाया, छाया मतलब शैडो होता है, शैडो जोन। भूकंप लेखी यंत्र पर यानी कि सिस्मोग्राफ पर, भूकंप लेखी यंत्र मतलब सिस्मोग्राफ पर या सिस्मोग्राफ सीधे लिखिए, सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलिखित होती हैं। भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं यद्यपि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, यानी उसका अंकन नहीं हो पाता है। अभिलेखित मतलब दिखाई नहीं देती है या अंकन नहीं होता है, एक सेंटेंस का अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। भूकंप अधिकेंद्र से यानी एपिसेंटर से, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र है, भूकंपीय छाया क्षेत्र है, जहां P तथा S दोनों ही तरंगे अभिलेखित नहीं होती हैं, जहां दोनों ही तरंगे अभिलेखित नहीं होती हैं,
पी और एस दोनों नहीं दिखाई देते हैं। दोनों तरंगे अभिलेखित नहीं होती हैं। देखो ऐसा है, जहाँ पर दोस्तों भूकंप तरंग जैसे मान लो फोकस है तो हम पहले पृथ्वी बना लेते हैं, पृथ्वी पर ही भूकंप आता है, तो इससे आपको समझने को जा सकता है। चलिए मान लिया फोकस यहाँ पे, फोकस यहाँ पर, सेंटर यहाँ पे, फोकस सीधे आप सेंटर बनाइए, फोकस दिखाइए, ठीक है। ये क्या है भूकंप, यहाँ पर भूकंप आया। अब यहाँ से जब कोण बनाएंगे दोस्तों, जरा देखिए आप 90 डिग्री का ये कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण क्या बताया हमने 105 डिग्री से, तो ये जब 90 होगा, ठीक है, ये होगा 180 और 105 डिग्री जब जाना होगा तो 90 में 15 डिग्री और छोड़ देंगे, 10 डिग्री का मान लिया लगभग यहाँ आ जाएगा आपका, 5 डिग्री के अगर यहाँ आ जाएगा तो 15 डिग्री लगभग यहाँ तक आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम देखें ये सब तो बनेगा कितना 105 डिग्री, और फिर यहाँ से ले लेंगे तो अब देखिए कह रहा है 145 डिग्री, तो यहाँ तक करेंगे 190 हो जाएगा। अब 180 डिग्री 180 से 45 यानी 35 डिग्री और घटा दीजिए इसमें से, तो यहाँ पर 145 डिग्री और लगभग मैंने आपका किया। चलिए मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा बना, अब ये समझने आपको संभवतः आगे होगा। ये जो हिस्सा बना 105 डिग्री से लेकर के ये वाला हिस्सा बना 145 डिग्री, ये कोण बनेगा 145, तो 145 यानी कि ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ ये 105 से लेकर के 145 में आते हैं, समझ लीजिए आप ये कितना है, ये पूरा आपका ये 45 डिग्री 105 डिग्री है और ये पूरा यहाँ से 145 डिग्री। तो ये इसमें क्या है अंतर, कोई तरंग का नहीं होता है, किसका नहीं होता है, पी और एस दोनों का अंतर नहीं होता, ठीक है। ये चीज तो यहाँ के लिए है, फिर यही कंडीशन यहाँ की जो होगी दोस्तों 105 यहाँ पर हो जाएगा और इस साइड में जब जाएंगे आप तो 145 यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी और एस दोनों का अंतर नहीं होगा, यानी दोनों तरंगे नहीं होंगे, पी और एस दोनों तरंगों का अंतर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो तरंग आती है यहाँ पर अंतर होगा वो पी का अंतर होगा, यानी एस उसके बाद में भी नहीं है। क्या समझ में आया? जब आप भूकंप पे देखेंगे एपिसेंटर आपका, एपिसेंटर से 105 डिग्री तक तो पी तरंगे और एस तरंगे दोनों रीड की जाएंगी, लेकिन अगर कहीं पानी वानी पड़ गया तो वहाँ पर इस तरह नहीं आपको रीड होगी, ठीक है। और बाकी जगहों पर आप समझेंगे 105 तक आपको दोनों तरंगे दिखाई देंगी। कंडीशन यह है कि देखिए द्रव में आपको मालूम है कि तरंग नहीं चलेगी, तो द्रव जब होगा जहाँ पर वहाँ पर नहीं अंकन होगा, लेकिन आप कुल मोटा मोटा ऐसे समझिए सीधे मतलब जहाँ से एपिसेंटर होगा वहाँ से, यहाँ नहीं एपिसेंटर यहाँ होता तो यहाँ से 105 जाता फिर इधर जाता, तो ये तो मैंने सेंटर पर बना दिया, तो ये मत दिमाग में रखिएगा, इस चीज को अगर यहाँ केंद्र करेंगे तो यहाँ से तो ये यहाँ बनेगा, तो 90 डिग्री 105 यहाँ पे आएगा, 105 से 45 सीधा आपको याद रखना है कि जो भी आपका एपिसेंटर है वहाँ से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के मध्य में दोनों तरंगे यानी पी और एस तरंगे नहीं दिखाई देती, उनका अंकन नहीं होता है सेस्मोग्राफ, ठीक है। और उसके बाद में यानी 145 के बाद उसके बाद जितना भी आप जाएंगे बाद उसके बाद क्या है जो भी आप यूज करेंगे तो दोनों साइड में देखिए। अब उसके बाद का क्या होगा 180 होगा, इससे यहाँ जैसे बढ़ेंगे 145 ये 360 टोटल होता है, तो अब 145 360 में से समझिएगा 360 में से 245 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 215। अधिकतम क्या होगा यहाँ से 215 तक इधर आएगा और फिर यहाँ से सेंटर मानेंगे तो 215 तक आएगा, यानी कि कोई आकलन जो होगा 215 तक ही आकलन होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि दूसरा वाला हिस्सा फिर आ जाएगा ना,
आधे का हिस्सा आप आधे का हिस्सा आकलन करोगे। आप ऐसे सीधे समझो, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हटाओ, सीधे ऐसे बनाओ 180 है ना। 180 में क्या होगा, 105 से लेके 145 तक कोई अंकन नहीं, तो 180 तक ये पी जाता है, तो दूसरे साइड में ले लो। ठीक है, 105 से 145, 190, 180 तक आता है। ठीक है, कभी इस तरह का सवाल अगर पूछेगा तो आप वही याद कर लीजिएगा कि 200 समथिंग तक जाता है, उसका रीडिंग होता है मतलब। ठीक है, तो 105 के बाद दोस्तों 145 तक दोनों तरंगे नहीं दिखाई देंगी, पी और एस। कहाँ से, फोकस से। दोनों तरंगे नहीं दिखाई देंगी, नहीं सॉरी फोकस नहीं, एपिसेंटर, एपिसेंटर ये फोकस नहीं है, एपिसेंटर से कहेंगे, फोकस को जमीन के अंदर। तो यहाँ से क्या होगा, 105 जो भी यहाँ से कोण बनेगा 105 से 145 तक, वहाँ पी एस नहीं दिखाई देंगी। इसके 145 के बाद केवल पी दिखाई देगी, एस नहीं दिखाई देगी धरातल के अंदर। चलिए आगे, तो क्या कह रहा है, जहाँ पी और एस तरंगे दोनों ही तरंगे अवलेखित नहीं होती हैं, लिखिए भूकंप परिवर्तन करके बेटा, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से भूकंप लेखी कैसे बनाते हैं, यहाँ पर 105 ले जाओ, 145 कैसे बनाते हैं, ठीक है ऐसे ना इसको ऐसे कर दोगे, ये बराबर ये यहाँ हम देखो ये 90 बराबर यहाँ जाएगा, 90 ये होगा। ठीक है, ये 90 ये होगा, 90 वाला एक और लाइन खींच लो वहाँ पे, 90 कर लो। देखो आपको लग रहा होगा लगभग 90 की 90 नहीं 105 है, लाइन खींच लो, वरना फिगर का अर्थ बनाना भूल जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए बेटा तरंगों के बारे में जो अंकन है इसमें, देखिए इसमें क्या है कि दोनों तरंगों का जो एक अपना जो कोण बनता है, पहले चित्र जो लिक्विड स्थिति देखेंगे यानी द्रव वाली अवस्था देखेंगे, तो इसी के आधार पर ही आपने देखा है कि पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना पढ़े थे तो वहीं पर पी एस वेव्स के बारे में पढ़ लिया था। क्यों पढ़ा था वहाँ पे पी और वेव की जरूरत वहाँ क्यों पड़ी थी, आंतरिक जो है भूकंप देखा था ना पृथ्वी के आंतरिक संरचना जाने के बारे में, तो आपने देखा है कि जो पी वेव है वो तो हर जगह चलती है, एस वेव के बारे में देखा था कि उसका अंकन नहीं होता। पहली चीज तो ये समझो कि अंकन नहीं हो पाता है, ये इंटरनल संरचना के बारे में, यानी कि एक आकलन तो ये हो जाएगा आपका कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है एस के बारे में, लेकिन ये जो क्षेत्र बनता है ये ऐसा क्षेत्र पड़ता है जहाँ उसका असर नहीं आता है, इसी नाते इसको छाया क्षेत्र के रूप में रीड किया जाता है। इसी नाते आप इसको पढ़ रहे हैं कि वहाँ तक इसका इफेक्ट नहीं जाता, मतलब उसमें रीड नहीं करता, बस सिस्मोग्राफ उसको रीड नहीं करता, मतलब 105 से लेकर 145 तक ये रीड नहीं करता है। और वो कारण इसी में है आपका कि जो तरलता अवस्था वाला इसका जो शेड्यूल वर्क करेगा, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए इसको तो सवाल वहाँ होना चाहिए था जब आप पढ़ रहे थे उसको कि ये आकलन क्यों नहीं करता है कि मतलब वहाँ पर तो लिक्विड वाली स्थिति थी, लेकिन यहाँ पर आप जो देखेंगे तो 105 से लेकर 145 तक का कुछ ऐसा है सिस्मोग्राफ में जो रीड नहीं कर पाता है 105 से 145 तक, और उसके बाद फिर रीड करता है, टोटल ग्राफ करेगा। यही इसी कारण से इसको छाया क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया 105 से 145 कि ये इसमें रीडिंग ही नहीं होगी, ये रीड नहीं कर पाता सिस्मोग्राफ। चलिए आइए, तो भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर, अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का पी और एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। जबकि
भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। देखो इसका एक कारण ये भी है, चलो कुछ कारण कि इसका जो कारण है कि जब अंदर आप जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना समान है नहीं, कहीं का घनत्व ज़्यादा है, कहीं घनत्व कम है, अलग अलग जगहों का अलग अलग है, और कहीं कहीं बीच में आप लोग देखते हैं असंबद्धता भी पाई जाती है डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, तो जब वेव जाती है ना बेटा, तो उसका जैसे जब माध्यम बदलेगा तो उसकी स्पीड बदल जाती है, तो माध्यम बदल जाएगा तो स्पीड बदल जाएगी, तो किरणें विचलित भी हो जाती है, वेव्स विचलित हो जाती है। जैसे जब आएगा उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी, माध्यम बदल जाएगा तो विचलन हो जाता है। तो मूल रूप से जो पी वेव का देख रहे हो, कंफ्यूजन सिर्फ कितना होगा पी वेव को लेकर के। साथ यस तो समझ में आ रहा है कि हो सकता है लिक्विड अवस्था होता है, सही माप अंकन करते हैं, लेकिन पी तो दिखना चाहिए। तो पी का क्या विचलन हो जाता है, पी विचलन जैसे मतलब जा रहे हैं आप, तो कोई क्षेत्र जैसे स्लिप किया तो आप ऐसे करने टर्न करके ना, तो हिस्सा छूट करके वो वेव्स चली जाती हैं। तो कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसा माध्यम जो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर उसके हैं, उसके विचलन से ये हिस्सा छूट जाता है 105 से 145। तो वहाँ से आपने फोकस कहाँ फोकस होता है, कहाँ फोकस होता है, कहाँ फोकस? अच्छा, भूकंप मूल इसको बोले ना एपिसेंटर, ये बोलना चाहिए केंद्र है ना, अधिकेंद्र होना चाहिए यहाँ पे, यही केंद्र, इसको केंद्र कहते ही है यार, इसको केंद्र के मूल कहते हैं ना, मूल कहते हैं ना फोकस को। और केंद्र है एपिसेंटर, ये जो यहाँ का इस्तेमाल है, तो ये जब रीडिंग होगी तो यहाँ होगी, मैंने धरातल बताया है, ये सरफेस है धरातल, ठीक है, ऊपर पट्टी की, तो ऊपर केंद्र होगा बेटा एपिसेंटर, फोकस काम नहीं होगा। मैंने बोला फोकस नहीं, फोकस को तो फोकस का रोल इस नाते नहीं होगा, जहाँ पर धरातल पर महसूस होगा उसी से क्या हो बीच में अंदर जाएगा। अरे यार अभी तक क्या समझ रहे थे आप लोग दुनिया में रहते हैं कि चंद्रमा कहते हैं, सवाल मत पूछा करो क्लास में, पढ़ा करो सीधे, घर जाके पढ़ा करो, फिर वीडियो देखा करो, फिर कोई चीज़। अब जब बता दिया गया कि केंद्र यहाँ पर देखो ये धरातल है, तो ये अंदर जो होता है ना धरातल के अंदर, इसे भूकंप मूल कहते हैं, इसे फोकस कहते हैं। जब धरातल पे कहीं महसूस होगा, भाई अंदर जमीन अगर आपके नीचे की गहरी होगी तो ऊपर गिरोगे ना, महसूस कहाँ होगा, ऊपर। तो जो अंदर होता है वो मूल होता है, फोकस होता है, जो ऊपर होता है उसे एपिसेंटर यानी कि केंद्र कहा जाता है, भूकंप केंद्र। यहाँ पर भूकंप केंद्र तो ये फोकस ये नहीं है, ये एपिसेंटर है, फोकस तो नीचे नहीं होगा, फोकस की यहाँ जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर एपिसेंटर की जरूरत है, जहाँ पर पहले महसूस हुआ उससे, चूंकि आप देखिए जब आप सिस्मोग्राफ से अंकन करेंगे तो कहाँ करेंगे, जहाँ पर होगा वहीं से अंकन करेंगे ना, तो ये चीज़ है ऊपर से, कंफ्यूज मत होइए। चलिए, तो ये बात हो गई आपकी, पी तरंगों के पहुंचने पर ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अवलेखित नहीं करते। ठीक है, आगे लिख लीजिए, थोड़ा गुटेनबर्ग महोदय के बारे में भी लिख लीजिए, उन्होंने क्या तीन माध्यम क्या क्या बताया है ये भी देख लीजिए। गुटेनबर्ग एवं रीटर ने गुटेनबर्ग
ने भूकंप मूल की, अब यहाँ फोकस हो गया, भूकंप मूल की गहराई के आधार पर, भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 भागों में विभक्त किया गया है। गहराई के आधार पर भूकंप को 3 भागों में विभक्त किया गया है। अरे बात दोस्तों समझ, गहराई यानी कितनी जल्दी गहराई नीचे जमा, फोकस कितना गहरा है, फोकस जितना गहरा होगा उस गहरे की कैटेगरी 3 कैटेगरी बताई गई है। किसने बताया है? रिटर और गुटेनबर्ग और रिटर ने फोकस की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, आप लोग भी तो कंफ्यूज नहीं है बार बार। इसी नाते मैंने आते ही क्लास मैंने पहले शुरू कर दिया और बताया आपको कि फोकस क्या है, एपिसेंटर। मैंने शुरू में क्लास में जैसे आया वही पहले सब मेरा था कि ये, क्योंकि इसी में कंफ्यूज, केंद्र, मूल, फोकस, ये ज़्यादा कंफ्यूज करता है। और कब कंफ्यूज करता है? जैसे आप कोई कॉन्सेप्ट में उलझे और जैसे ही आप उलझते हैं तो फिर वो आपको दिक्कत क्रिएट करने लगता है। जैसे जो बात बता दी गई कि गहराई में जाने पर तो तरलावस्था होगा तभी नहीं रीड होगा, या दूसरा विचलन, तो किरणों का विचलन हो जाता है। विचलन के कारण से वह क्षेत्र छाया क्षेत्र के रूप में हो जाता है। जैसे जाना यहाँ का स्लिप यहाँ कर गए तो यहाँ से जब जो जितना हमारा टर्न होगा वहाँ तक जाएंगे। तो किरण क्या है, जैसे आती है जब माध्यम बनेगा तो विचलन उसका हो जाता है माध्यम में चलने पर। विचलन के कारण से कुछ क्षेत्र उसमें से उसके छूट जाते हैं और जिससे कि 105 से 145 के मध्य में अंतर नहीं हो पाता। ये कारण है। क्योंकि आप देखिए, आप जरा समझिएगा कि मैं एक और चीज़ इसी में बता दूँ। चलिए देख लीजिए इसको, ये आपका कोर हो गया, अंदर का भाग। मान लो भूकंप चाहे एपिसेंटर यहाँ है चाहे एपिसेंटर यहाँ है, अंदर का हिस्सा तो वही होगा ना भाई। चाहे यहाँ पे एपिसेंटर कर दो तो अंदर का मटेरियल तो वही रहेगा जो कोर वाला है। तो हर जगह जैसे कोर में मैंने पी डाला तो पी यहाँ तक गया, अब इसके बाद विचलन हो गया, पी का सरक गया, इस मान लो यहाँ से टर्न हुआ, ऐसे टर्न करके यहाँ से विचलन हुआ। तो अब जब विचलन यहाँ से कर गया तो ऐसा यहाँ तक पहुँच गया। तो आप मान 135 से 145, 105 से 145 को नहीं दिख पाता, ये विचलन हो जाता है टर्निंग, जबकि होना क्या चाहिए सीधे हट जाता तो पूरा रीड करता। ये विचलन होने के कारण से कुछ चीज़ें 105 से 145 मिला के कितना हो जाएगा, 105 से 145 40 डिग्री तक वो विचलन का क्षेत्र छूट जाता है। इसी नाते उसको छाया क्षेत्र समझ रहे हैं। और बाकी यही चीज़ें दोनों के लिए आप याद रखेंगे, पी और एस दोनों के लिए दोनों का विचलन हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो विचलन में यहाँ देखिए, और ये विचलन होता क्यों है मैंने बताया ना कि अंदर का जो मटेरियल है यानी कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है यानी घनत्व जो है जो भिन्न भिन्न है, जैसे जिसका एक हिस्सा हमारा जो तरलावस्था में है या जो हमारे कोर का घनत्व कम और ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें जो उसके लिए असंबद्धता जो है, डिसकंटिन्यूटी, वो एक कार्य है। तो भूकंप 3 तरह के होते हैं। किस आधार पर दोस्तों? गहराई का। कौन सी गहराई के अंदर में? फोकस की गहराई। फोकस कितना गहरा है, फोकस कितना गहरा है, जैसे कितना गहरा है, दूरी कितनी है, गहराई के आधार पर 3 प्रकार है। ठीक है, पहला लिख लो साधारण भूकंप। साधारण भूकंप पहला है साधारण भूकंप। ये क्या है? 0 से 50 किलोमीटर गहराई तक रहेगा दोस्तों। 0 से 50 किलोमीटर, क्या लिख रहा हूं मैं? 0 से 50 किलोमीटर अगर गहराई है तो क्या कहलाएगा? किलोमीटर है, किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर गहरा है तो साधारण भूकंप। और दूसरा हो जाएगा जो कि 50 से लेकर 250 किलोमीटर गहराई तक रहेगा। ठीक है, उसका नाम आप कह सकते हैं मध्यवर्ती भूकंप। मध्यवर्ती भूकंप, इसकी गहराई जो होगी मित्रों वो 50 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर अंदर तक होगी। ठीक है, और इसके बाद में सबसे बड़ा वाला भूकंप होगा जो सबसे ज़्यादा गहराई पर होगा, उसे अत्यधिक गहराई वाले भूकंप कहेंगे। अत्यधिक गहराई वाले भूकंप, ये गहराई वाले भूकंप। अब स्वाभाविक सी बात है कि 250 से ज़्यादा गहरा होगा। ठीक है, 250 किलोमीटर से
कितने किलोमीटर तक? लगभग 700 किलोमीटर तक, है ना, लगभग 700 किलोमीटर। 250 से गहराई होगी 250 से 700 किलोमीटर। ठीक, ठीक हो गया। अब भूकंप के कारण गहराई भूकंप 3 तरह के हो गए मित्र। कैसे कैसे हो गए? एक तो गहराई में 50 किलोमीटर तक, यानी कि जमीन के अंदर 50 किलोमीटर कोई डिस्टर्बेंस हो तो साधारण भूकंप। जमीन के नीचे लगभग 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक चला जाए, गहराई में कोई डिस्टर्बेंस हो मध्यवर्ती भूकंप है। और 250 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक गहराई में कोई तो बड़ा भूकंप हो जाएगा, अत्यधिक गहराई वाला भूकंप हो जाएगा। अब भूकंप का वितरण देखिए, भूकंपों का वितरण, विश्व वितरण होगा ये, विश्व वितरण, भूकंपों का विश्व वितरण। हेडिंग कर लीजिए, भूकंपों का विश्व वितरण। समझ में आ रहा है दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट? कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, इतना बढ़िया से पढ़िए कि मजा आ जाए। हाँ, नहीं चाहते मजा आ जाए? चलिए आइए, चाहिए ना चाहिए, मैं तो इतना पढ़ाई दूंगा आपको, तो मजा आ ही जाएगा। जब जाने के बाद, पिछड़ने के बाद याद आएगी, है ना, कुछ अच्छे पलों की और कुछ बुरे पलों की। जब याद रहेगा तो बड़ी खुशी होगी, जब नहीं याद होगा तो कह अरे घबरा गया है, उसी वक्त पढ़ लिया तो मजा आ गया। है जैसे देखिए, अभी आप लोगों ने स्लिप देखा, लेकिन बगल में स्लिप चिपका हुआ है, तो कितने लोग बंद दरोगा हो जाएंगे आपके जानने वाले, तो आपको लगेगा कि हम ही पढ़े होते तो हमारा भी साथ हो जाता, है ना। प्रतिस्पर्धा का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, हर जगह प्रतिस्पर्धा है। कहीं भी चले जाइए चिल्लर पार्टियां बहुत मिल जाएंगे आपको। जनसंख्या तो इस कदर से तबाही मची हुई है कि जिसके लिए कोई मतलब नहीं है। नौकरी पाना तो आसान नहीं है, क्योंकि जॉब बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही है। बड़े सुंदर सुंदर, बड़े बड़े स्मार्ट बहुत अच्छे अच्छे लोग नौकरी की कतार में खड़े रहते हैं। कुछ लोग अंदर से भी बड़े सुंदर होते हैं, मतलब उनका दिमाग बहुत तेज होता है। और कुछ लोग अंदर बाहर सबसे सुंदर होते हैं, मतलब उनकी मशीन के अंदर वाली बहुत सही होती है, तुरंत पकड़ लेती है कौन क्या है, कौन कितनी गहराई में, कौन कितना, है ना। तो आदमी को कैसा होना चाहिए? एक्सटर्नल चाहे जैसा हो, इंटरनल बहुत सही होना चाहिए। तो आयोग इंटरनल को ज़्यादा फोकस करता है, जिसकी ब्रेन की मशीन बहुत बढ़िया है, हाँ वो चीज़ें हैं। तो जिसका मतलब अंदर की मशीन अच्छी है, जिसको मालूम है सारी चीज़ों के बारे में, किस परिस्थिति में कौन सा आकलन करना है, तो वो बढ़िया होता है। वो कब कैसे मशीन ठीक होती है? अथक मेहनत और प्रयास के द्वारा मशीन सही होती है ना। सभी के सॉफ्टवेयर बदल देने से, जैसे मोबाइल का फॉर्मेट मार दिया जाता है, तो कभी दिमाग का फॉर्मेट किसी ने मारा है? जैसे वायरस आया एक दिन, रख करके को कॉपी पेस्ट करके डिलीट मार, जैसे कॉपी करो और उसके बाद पेस्ट करके मार दो डिलीट उसमें, और उसके बाद में वो डाल दो एंटीवायरस, है ना। तो कुछ दिन तक चल जाएगा, परीक्षा तब तक आ जाएगी, पास हो जाएगी, जल्दी सौंप जाएगी। ठीक, ऐसा अभी वैज्ञानिक कुछ दिन बाद एंटीवायरस बनाएंगे। तो हाँ, मेडिटेशन वगैरह एंटीवायरस, मेडिटेशन वगैरह एंटीवायरस। कुछ लोगों का दिमाग ऐसे ही बिना मेडिटेशन के बहुत अच्छा रहता है, वो लोग बहुत अच्छे लोग। ठीक है, चलिए आइए भाई, पहले वितरण देख लें, कहाँ कहाँ ज़्यादा हिलता होता है, वहाँ मत जाइएगा, है ना। जैसे जापान की बड़ी यात्रा करने मन होता है, तो भाई मैं जापान का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जापानी लोग मित्र हैं, तो मैं तो विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि तो कोस्टल एरिया मत जाइएगा। जैसे जापान अगर गए तो जाके तट में मत घूमने लगिएगा, कहीं बड़ा सुंदर बंदरगाह है तो पता सुनामी आ गया, कहीं कोई प्लेट ही उड़ गई, प्रशांत महासागर क्षेत्र वाला जो संवेदनशील एरिया है ना, तो इन सब जगहों से बहुत बचा के। और खासतौर से उन जगहों पर भी मत जाइएगा जहाँ पर जो अपने हिमालय क्षेत्र हैं, जहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह होती है, या जो कहिए कि एवलांच वगैरह आते हैं, है ना, बड़ा खतरनाक होता है। चलिए आइए दोस्तों, बड़ा करेंगे सब वही जो इनके दिमाग के वायरस ने बताया। विश्व में भूकंप क्षेत्रों के वितरण का संबंध
विश्व में भूकंप क्षेत्रों का वितरण का संबंध भूपटल के कमजोर तथा अव्यवस्थित भागों से है। भूपटल के कमजोर तथा अव्यवस्थित भागों से है। भूकंप के ऐसे क्षेत्र प्रायः विवर्तनिक घटनाओं, भूकंप के ऐसे क्षेत्र प्रायः विवर्तनिकी घटनाओं से संबंधित होते हैं। विश्व में भूकंप की निम्नलिखित पेटियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित पेटियों का निर्धारण किया गया है। क्या पाई जाती है? दोनों सही है। निर्धारण किया गया है। नंबर 1 है वही जो सेम आपका ज्वालामुखी वाला था मित्रों। ज्वालामुखी की पेटियां आप लोगों ने देखी थी ना, तो वही सब सेम पेटियां भूकंप वाली भी हो जाएंगी। लिख लीजिए इसमें पहला है प्रशांत महासागरीय, नाम थोड़ा बदला हुआ रहेगा लेकिन चीज वही रहेगी। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। दूसरा है मध्य महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी। और तीसरा है दोस्तों मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। तो ये तो कुछ आपका भूकंप था जो कि आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी डिटेल थोड़ी बहुत जो बची है वो हम लोग तत्वों पर चर्चा कर लेंगे और कल पढ़ेंगे सुनामी, फिर इसके बाद आगे के तत्वों की तरफ चलेंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद आप सबको।